कंसंट्रेशन सेल का हम फिर से बात कर ले रहे हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रोड सेम होगा, जो आपका दिया रहेगा इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए यहाँ जिंक का है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड जिंक का है, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और इसका कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, तब भी करंट बहेगा। क्लियर है? तब भी अगर बैटरी में जो होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ऐसा कोई सेल हो जहां पे इलेक्ट्रोड सेम है और कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, उस टाइप के सेल को क्या कहा गया है? कंसंट्रेशन सेल। सब चीज सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों साइड क्या है? सेम है। जिंक का ही रॉड है, जिंक का ही रॉड है। अच्छा कोई पूछ दे ई नॉट का वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा? ई नॉट सेल का वैल्यू बताओ तो जरा। 0.1 बा। अरे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और इधर भी क्या है? किसका रॉड है बताइए? जिंक का। और ये भी क्या है? किसका रॉड है? जिंक का। तो दोनों साइड जिंक का ही है, तो इसका वैल्यू क्या आता है? जिंक। अगर आपको वैल्यू बताया जाए तो मैं बता देता हूं, ई नॉट Zn2 प्लस जिंक का वैल्यू दिया रहेगा सवाल में -0.76 वोल्ट होता है। क्लियर है? और इसका वैल्यू बताइए, कैथोड में भी कौन सा वैल्यू है? -0.76, और यहाँ पे भी क्या है? -0.76। अगर मान लीजिए डाल भी देते हैं तो -0.76 और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो जाएगा? 0.76। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 वोल्ट। तो क्लियर है? ई नॉट सेल जो होगा वो क्या आएगा बताइए? कंसंट्रेशन सेल में हमेशा याद रखिएगा ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 0 वोल्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं ई सेल। ई सेल करंट तो बहेगा ना, तो ई सेल का फॉर्मूला आपको याद होगा नस्ट इक्वेशन से। ई सेल बराबर क्या था? 0.0, सॉरी ऐसा लिखते थे ना, वो हम डायरेक्ट 0 कंसिडर कर रहे हैं, पर एक बार लिख देते हैं। ई नॉट सेल -0.0591 बाई एन लॉग क्यू बेस 10, ये पढ़ते थे। ई नॉट सेल क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे 0 कर सकते हैं ना, सेम चीज, बहुत आसान सा है, कुछ भी नया नहीं करना है। ई नॉट सेल की जगह आप क्या डाल देंगे? 0। ठीक है? अच्छा इसका कंसंट्रेशन जो होगा ना, ऐसे तो अभी हम वैल्यू लिख दिए हैं, पर मान के चलते इसका कंसंट्रेशन एक सिंबल के टर्म में लिख रहे हैं, इसको कंसंट्रेशन को C1 डिनोट कर दे रहे हैं, और इसका कंसंट्रेशन को किससे डिनोट कर दे रहे हैं? C2 से। कर सकते हैं। इसका अगर बैटरी का यहाँ पे रिएक्शन बात करेंगे तो बताइए क्या होगा? जिंक जाएगा किसमें? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका जो कंसंट्रेशन उसको क्या बोल रहे हैं? C1। Zn2 प्लस कहीं कंसंट्रेशन आएगा ना C1, इसका भी जो रिएक्शन चलेगा बताइए यहाँ पे तो क्या होता था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा। अगर इसका बात करेंगे तो क्या आएगा? रिडक्शन। तो Zn2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा? C2, ये जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बना देगा? जिंक। यहाँ पे क्या होगा? जिंक यहाँ से यहाँ कूदेगा Zn2 प्लस में, और यहाँ पे जो Zn2 प्लस सॉल्यूशन के अंदर होगा वो इस पे डिपॉजिट होगा। तो वही चीज लिखे, जिंक किसमें गया है बताइए? Zn2 प्लस में, और यहाँ पे Zn2 प्लस किसमें गया है? जिंक में। कर सकते हैं ना? अब ये ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तभी तो क्यों निकाल पाते थे। तो ओवरऑल कैसे लिखते थे बताओ जरा? इस दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इस कदर जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कट जाए, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देख लो, इधर क्या आ जाएगा? इधर Zn आया और इधर क्या आएगा? Zn2 प्लस, लेकिन कंसंट्रेशन किसका है? इसका याद रखिएगा C2। ये समझ पा रहे हैं ना? लेफ्ट वाला को जोड़े हैं, और उसके बाद एरो है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। इधर बताओ Zn2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन C1 होगा, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस Zn। कर सकते हैं ना एकदम? देखिए जब भी सॉलिड होगा तो उसका कंसंट्रेशन तो लिया नहीं जाता, वो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू 1 मानते हैं, पर हम लोग इस पे लिखेंगे नहीं। क्यू का वैल्यू होता था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है? C1। Zn2 प्लस ही है, पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ C1, और इसके जगह क्या लिख देंगे? C2। हो गया? तो बस यहाँ पे इसको डिपॉजिट कर दीजिए। तो 0.0591 बाई एन, एन की जगह डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे बताओ? C1 बाई C2। ये कर सकते हैं ना? अब इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो ई नॉट सेल, ई सेल बराबर, ये माइनस है, माइनस को अगर हम ऐसा कर सकते हैं, चाहे आप ऐसा ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? 0.0591 लॉग C1 बाई C2, तो एक तरह का ये भी बन जाएगा। कर सकते हैं? तो ये एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, और ये किसके लिए लग रहा है बताइए? कंसंट्रेशन सेल। पहले कंसंट्रेशन सेल का डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग डेफिनेशन बात नहीं किए। आसान सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होगा? सेम होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, तो बस इसी के बारे में लिख देना है। डायग्राम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये वाला में हम ले आएंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ सेल, it is a cell having same electrode
आने का चांसेस कम है, बट दिया हुआ है तो कहीं आ गया तो फिर उस समय नहीं पता चले कि कंसंट्रेशन सेल क्या है। तो इट इज अ सेल हैविंग सेम इलेक्ट्रोड बट डिफरेंट कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन। यहां पे याद रखिएगा कंसंट्रेशन सेल में एक चीज जरूर याद रखेंगे, इन कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल 0 होगा। इन कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0। आपस में बात नहीं करो, कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो डायरेक्ट। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होगा, ई सेल 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। छोटा सा चीज है, इसको लिखते चलेंगे कि दोनों साइड सेम है ना। अरे रॉड सेम ही लिए, तो कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, तो दोनों का पावर तो सेम है और माइनस कर रहे हैं फॉर्मूला में, ठीक है। हाँ हाँ, ई नॉट सेल में भी मतलब उसका तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिए थे, वो पूरा सेल अभी नहीं बनाए थे। SHE में हाँ ई नॉट सेल ही, ई नॉट सेल देखो, SHE तो अभी पूरा कंप्लीट सेल नहीं ना है, वो तो हाफ सेल है, समझ पा रहे हैं। SHE में तो एक ही वो डायग्राम बनाया था ना, ऐसा करके था, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पूरा सेल थोड़ी था, क्लियर है। तो इसका पोटेंशियल हम लोग क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो ये हाफ सेल का 0 लिया गया था, ये तो पूरे सेल का ई नॉट सेल 0 है, ठीक है, डिफरेंस है। इसके बाद ये बना लीजिए आराम से, छोटा सा डायग्राम बना के अपने से कर लेना है, बहुत बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है, छोटा सा लिख लीजिए बस। कंसंट्रेशन डिफरेंट है ना, एक का हम लोग C1 माने, एक का C2 माने, और दिक्कत आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। C1 हम लोग स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन माने, C2 फाइनल कंसंट्रेशन माने। यहाँ पे करंट बहेगा, याद रहेगा ना, यहाँ पे भी करंट बहेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। कोई बोलेगा सर दोनों साइड सेम कंसंट्रेशन रख दिया जाए तब क्या सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो नहीं बहेगा, सब चीज सेम है तो नहीं चलेगा, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। करके रख लेंगे पर वो नहीं चल पाएगा, मतलब करंट नहीं दिखेगा। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होगा, ई सेल 0 नहीं होगा। ई सेल का वैल्यू क्या निकलेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है 0.0591/n log C1/C2, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं हम लोग, होता कांस्टेंट है पर हम लोग मानते हैं यूनिटी। अब एग्जाम में जो भी वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए C1 का वैल्यू 0.1 है तो यहाँ डाल देना 0.1, यहाँ C2 का वैल्यू 0.2 तो यहाँ 0.2 डाल देंगे। कितना है, n का वैल्यू क्या आएगा बताना तो जरा इस केस में। दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, n याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, तो n का वैल्यू 2, बाकी सब चीज गिवन रहेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये थोड़ा पुराना से रिलेटेड था, आज फ्रेश टॉपिक फिर से शुरू करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये वाला ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े थे, ये फॉर्मूला का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। और ये फॉर्मूला कब लगाते थे याद है, टेम्परेचर कब होता था याद है ना, ये फॉर्मूला 298 पे ही लगता है, जो कि आपका हमेशा दिया रहेगा 298 केल्विन ही दिया रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लगता है वो 298 पे लगता है भाई। एक चार्ट देखे थे, ढेर सारा मेटल्स था और उसका पावर लिखा रहता था, ठीक है, उसी सीरीज का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर है, उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो छोटा सा डेफिनेशन आ सकता है तो उसको देख लीजिए एक बार। इंपोर्ट इमेज, लास्ट क्लास में ही था क्या, हाँ ये वाला सीरीज है भाई, समझ लो इस पॉइंट को। अरे बोर्ड पे इधर देख लो, रौनक इधर भाई देखिए, अगर इसका बात करें तो ये वाला चार्ट दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में ही, वहीं से देख सकते हैं। तो ये वाला पोटेंशियल दिया हुआ है, क्लियर है, अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी का 2.87 है, किसी का 1.81, माइनस में भी है। और हाइड्रोजन का बताए थे क्या होता है, देखिए 0, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। यही जो सीरीज दिख रहा है ना, जहां पे ढेर सारा इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल लिखा हुआ है, और हर एक का क्या लिखा होगा, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए हर जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हर जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी पोटेंशियल दिया हुआ है वो कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये यही सीरीज का जो नाम है उसी को कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लियर है, इस सीरीज का ही नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बस इसका डेफिनेशन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, छोटा छोटा सा पॉइंट है उसको लिखते चलेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चंस बनता है उसको ही बात करेंगे, ठीक है। तो इन दिस सीरीज, डेफिनेशन लिख लीजिए साथ में, इन दिस सीरीज, सब बात कर लेंगे, रौनक इधर ही ध्यान दे दो आप लोग। इन दिस सीरीज वेरियस electrodes are arranged, various electrodes are arranged
In this series, various electrodes are arranged in order of their increasing reduction potential. Increasing reduction potential. POTENTIAL. In this series, various electrodes are arranged in order of their increasing reduction potential is known as electrochemical series. Is known as electrochemical series. इसके बारे में सवाल कैसे आएगा? एक तो छोटा सा सवाल आ सकता है कि आपका डेफिनेशन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वो तो डेफिनेशन लिखना है, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता क्या है वो बताना चाहते हैं। पहले लिख लो डेफिनेशन, फिर समझाते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खाने का कोशिश करेगा। ठीक है, क्लास में कोशिश करो तुम लोग पानी उनी नहीं पिया करो यार। ठीक है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, घंटा में नहीं मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ढेर सारा चीज का बात किया गया है, और जो भी पोटेंशियल है समझो इधर देखिए, यहाँ पे जितना सारा है वो सबका सब रिडक्शन पोटेंशियल है। हम समझाने के लिए हम सिर्फ दो वैल्यू को लेना चाह रहे हैं। देखिए एक का वैल्यू है 2.87, मान लीजिए एक का वैल्यू जो, अच्छा ये वाइट पेन है, फिर से चेंज करना पड़ेगा ना, छोड़ो इससे अच्छा ग्रीन ले लो। यहाँ पे एक का वैल्यू है 2.87 है, और एक और का वैल्यू है जिसका मान लीजिए 1.36 है। बीच में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाए, कौन इलेक्ट्रॉन खा जाएगा? 2.87 वाला वैल्यू इलेक्ट्रॉन खाएगा या 1.36 वाला इलेक्ट्रॉन खा जाएगा? कोई बता सकते हो? जिसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खाने का पावर। क्लियर है? रिडक्शन का मतलब ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ाए थे ना लियो जर, तो जर का मतलब था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खाने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे पावर देखिए, अगर बीच में मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिएगा तो पावर किसका है? दोनों में से पावर ज्यादा है 2.87 का, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा? 2.87 वाला खा जाएगा। यानी सीधा सीधा बात है, जिसका पावर ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खाएगा, और उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिडक्शन करेगा, कह सकते हैं ना। तो देखिए उसी को हम पॉइंट में लिखवाना चाहेंगे। ये बात समझ पाए हैं ना? रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन खाने का कैपेसिटी, तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन खाएगा, सीधा सीधा बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें अगर हम बात किया जाए तो याद रखिएगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले थोड़ा थ्योरी के बारे में समझते चलिएगा। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन, एक एक ही पॉइंट याद रखिएगा, इसको उल्टा कर सकते हैं आप। रिडक्शन ऑकर्स एट दैट इलेक्ट्रोड, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन ऑकर्स एट दैट इलेक्ट्रोड, और रिडक्शन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ईटिंग कैपेसिटी। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन खाने का पावर, इलेक्ट्रॉन ईटिंग कैपेसिटी, ये समझाने के लिए लिखे हैं, एग्जाम में मत लिख देना। इलेक्ट्रॉन ईटिंग कैपेसिटी को ही कह रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। साफ साफ है, रिडक्शन वही होगा जिसका पावर ज्यादा होगा। हो गया? एक लाइन लिखना है। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कभी नाम सुने हैं आप? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना चाहते हैं। सवाल जो आपका आता है एजेंट के टर्म्स में ही पूछ सकता है। देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिख के लिखा रहेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये दोनों का सेम मतलब होता है। अब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को काम करवाए। अरे एजेंट का काम है दूसरे का काम करवा देना आसानी से, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, ऑक्सीडाइज अदर्स, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा तो खुद का क्या करेगा बताइए? रिडक्शन। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा, अगर वो किसी और को पैसा दे रहा तो उसका अमाउंट घटेगा, तो वही चीज है, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सीडाइज अदर्स एंड सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। बहुत इजी सा पॉइंट में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करिए। ये ऑलरेडी 11th का चीज है, पढ़े होंगे पर दिमाग से निकल गया होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सीधा सीधा दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा बट खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। तो अभी हम इतना लैंग्वेज में नहीं समझ पाएंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे समझाते हैं। जिंक जा रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। देखिए तो ये कौन सा जा रहा था बताइए? जीरो से कहां जा रहा था बताइए? 2 प्लस, तो बढ़ रहा था ना, इंक्रीज हो रहा था। तो इंक्रीज होगा तो इसको कौन सा रिएक्शन बोल रहे थे? ऑक्सीडेशन।
कह सकते हैं ना, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर 2+ वाला को ले लो, पुराना वाला रिएक्शन, कुछ नया नहीं ऐड कर रहे हैं। कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा था और कॉपर बना रहा था। देखिए यहाँ पे 0 घट रहा है ना, तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, रिडक्शन। देखिए ये खुद का क्या करवा रहा है बताइए, रिडक्शन। कॉपर 2+ किसमें चला गया, कॉपर में, तो ये क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन करवा रहा है। और जो खुद का रिडक्शन करवाता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कह सकते हैं। बहुत आसान सा है, जहां कहीं पे भी रिडक्शन होगा इसका उल्टा करिएगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको कौन सा एजेंट बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का भी डेफिनेशन नहीं लिखवाएं, लिखवा देंगे। समझ पा रहे हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को क्या करवाए, ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या करवाए, रिड्यूस। तो देखिए कॉपर 2+ खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको कहेंगे कॉपर 2+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी 2 लाइन देखो, ऐसे ही कर लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट भी समझते चलेंगे। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको थोड़ा थोड़ा बात भी समझ में आ जाएगा। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का ही मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाए, रिड्यूस्ड अदर्स। दूसरे को रिड्यूस करवाएगा तो खुद का क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। अगर खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, देखिए यहां पे जैसे कर रहे थे, खुद का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है उसी को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वही चीज लिखा हुआ है, इसको लिखो, कुछ एग्जांपल से और क्लियर करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे, देखो वैल्यू भी देखो, समझो इसका वैल्यू अगर आपको याद भी होगा, हम लोग तो बना बना के याद हो जाएगा। Zn2+ जिंक का वैल्यू था क्या, -0.76 वोल्ट। और ये कॉपर का याद है, रिडक्शन पोटेंशियल था Cu2+, Cu, इसका वैल्यू था 0.34 वोल्ट। समझ पा रहे हैं। तो देखिए साफ साफ हो रहा है कि इसका पावर क्या है, ज्यादा। तो देखिए कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन खा रहा है, और जिसका पावर कम है देखिए -0.76, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। क्लियर है। तो यहां से भी देख सकते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे रिएक्शन उसी तरह से चल रहा है, कर सकते हैं ना। तो इसको लिखिए, फिर और बात करते हैं इस पे। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा छोटा छोटा सा, ये बार बार आया हुआ है, तो एक ही एग्जाम्पल से आपका क्लियर बैठ जाएगा दिमाग में, क्योंकि ढेर सारा चीज है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे। दो ही एग्जाम्पल जो कि आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल है, पहले उससे समझ जाइए, फिर ढेर सारा एग्जाम्पल लेके आएंगे। हो गया भाई, लिखें। अब थोड़ा सा और बताते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जो बच्चे लिख लें उसके लिए सवाल सोचो। अच्छा बताइए किसका वैल्यू, देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे, थोड़ा जोर से ही बोलो। देखिए अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस में देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो आप अगर कहीं सवाल में बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, तो आप आराम से देख सकते हैं जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कौन सा काम करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका पोटेंशियल कम होगा, देखिए जैसा इसमें है, वो कौन सा एजेंट बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कर सकते हैं ना ये। तो देखिए आप ये याद रखिएगा, एक छोटा सा हम बना दे रहे हैं शेप में, और इसको नोट करके लिख लीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो इसको रट लीजिएगा नोट करके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सवाल आएगा आपका एजेंट से ही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी लिखेंगे समझ जाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कौन सा एजेंट जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, और जिसका वैल्यू कम आएगा उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली होगा ना, मतलब घटेगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो उल्टा चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल। आरपी का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। ये वाला पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा, बाकी आपको सारा चीज हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल कोई भी एक याद रखिएगा, हम तो एक ही याद रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और उसका उल्टा कर देना, जिसका वैल्यू कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल का। अब इससे सवाल आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है, करके देखते हैं। इसमें दिक्कत नहीं आएगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वैल्यू से आप आराम से बता सकते हैं कि कौन क्या होगा। इसमें और भी डेप्थ जाते, कौन आयन क्या करेगा। हटाएं से। देखिए एक सवाल दिया हुआ है आपका, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.2 है। यहाँ पे देखिए एक सवाल है, क्या लिखा हुआ है, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको रट्टा नहीं मानना, वो ऑलरेडी गिवन रहेगा। पोटेशियम का दिया हुआ है, ठीक है, Ag+ का दिया हुआ है, मरकरी का दिया हुआ है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है, और क्रोमियम का दिया हुआ है। सवाल आपसे क्या पूछा हुआ है, अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। यानी यहाँ पे क्या बोला है बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बोला है। समझ पा रहे हैं, यानी समझ पा रहे क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी जस्ट पढ़े थे
जिसका वैल्यू रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, समझ पा रहे हैं। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बता सकते हैं सबसे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, क्या बोल सकते हैं इसमें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अच्छा 2 वैल्यू से कंप्लीट कर लेते हैं ना यार। सबसे कम वैल्यू इसका है, देख रहे हो, -2.39 -2.93। अच्छा इसका वैल्यू कम होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वही ना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, देखिए ये वाला चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा। ये बात समझ पा रहे हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, और वही उल्टा कर दीजिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है बताइए, पोटेशियम का, तो पोटेशियम सबसे अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ पा रहे हैं, पोटेशियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो पोटेशियम वाला का हम लोग इधर लिख देंगे, K+K लिख दे रहे हैं, ये सबसे पावरफुल होगा, कह सकते हैं। जिसका वैल्यू कम होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद बताओ कौन आएगा, मैग्नीशियम दिख रहा है -2.37, तो उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप, मैग्नीशियम 2+, हम दोनों का लिख रहे हैं, आयन सुयंस का नहीं कर रहे, उसमें भी बता देंगे कि क्या होगा, अभी कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं ना यहाँ, बोलो। हाँ भाई Mg ही लिख रहे हैं, ठीक है, ये Mg कर लो, इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी हो गया। उसके बाद बताइए कौन है, एक और माइनस में क्रोमियम का, तो Cr3+ Cr, कंफ्यूज मत करना, इसमें सिंपल सा बात बताए जा रहे हैं। उसके बाद ये आ जाएगा -0.7 Hg2+ Hg, और लास्ट में कौन आ जाएगा, Ag+ Ag। इधर से इधर जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि सबसे कम वाले वैल्यू का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। कर सकते हैं, इसको छापो, एक आध सवाल और करेंगे। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तुम्हारा गलती है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी तरीके से गलत। नहीं वो नहीं, साइन कहाँ है, साइन तो गड़बड़ हो गया। देखो मेरा में पोटेशियम बड़ा है, तेरा में पोटेशियम छोटा है, ठीक है। अरे उल्टा है एरो तुम बना रही है, कोई बच्चा इसको ऐसा लिख रहा है तो K+K, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे K+K सबसे बड़ा है, तुम्हारा में K+K सबसे छोटा है, ठीक है, वो गलत है, यही ऑर्डर में चलना पड़ेगा आपको। जिसका वैल्यू कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, ये बात याद रखिए, समझ पा रहे हैं। तो पोटेशियम का सबसे कम है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। पूरा सवाल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज खोजेंगे एनसीईआरटी में मिल जाएगा भाई, ये एक्सरसाइज 2.2 है, आंसर लिख लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या कराएगा बताना, तो सेल्फ का क्या कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कराता है, सेल्फ का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताना जरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन कर सकता है बताना जरा, थोड़ा और आइडिया बताओ, इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, जैसे पोटेशियम करेगा या के करेगा, बताओ तो जरा। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, पोटेशियम करेगा, के करेगा, K+ थोड़ी लॉस करेगा, कौन करेगा, के। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा रहे तो परेशान मत हो जाना, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, ये तो हम पूरा का पूरा छाप दिए थे। ये फिर से सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस कराना और खुद को क्या कराना, ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ाए थे लियो करके हम लोग, बोले थे लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करेगा, पहले से प्लस है तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे, किससे निकालेंगे, के से निकालेंगे तभी तो K+ बनेगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना, देखो के ऐसा रहेगा, K+ इलेक्ट्रॉन, अरे अब K+ से थोड़ी निकाल देंगे, K+ से नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा तो परेशान नहीं, यानी ये वाला K, इसके लिए भी क्या आएगा, Mg, और इसके लिए क्या हो जाएगा, क्रोमियम, और इसके लिए मरकरी, और लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, Ag। तो कहीं ऐसा आंसर दे दिया जाए तो परेशान मत हो जाना, ठीक है। हम तो ये पूरा डिटेल में बता दिए थे, पर अगर इसमें और थोड़ा प्रिसाइज जाएंगे तो ये वाला आंसर आपको ज्यादा एक्यूरेट है, कर सकते हैं ना। वो तो हम पावर का देख के बता रहे थे, पर आप ऐसा भी कहीं लिखा रहे तो परेशान नहीं हो जाना है कि क्या बोला है, क्योंकि लॉस तो कौन करेगा, पोटेशियम, मरकरी, ये सब करेगा, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन वाला लॉस को नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा, तो देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, 19। तो देखो यार इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 8 1, अब एक लॉस कर दिया है तो क्या बन गया, K+। तो अब ये स्टेबिलिटी को थोड़ी तोड़ देगा, 2 8 8 को थोड़ी छोड़ देगा,
आ रहा है बात समझ में? तो कौन लॉस करेगा? पोटेशियम लॉस करेगा। थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये सब में थोड़ा सा में भी दिक्कत हो सकता है, और नहीं आ रहा तो आप इतना ही में खुश रहिए, और अगर समझ में आ रहा तो इसको भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा स्लाइड पलटते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पे, तो देखो इसका कोई चार्ज था नहीं, जिसपे चार्ज था उसका क्या होगा, देखिए रिडक्शन। आ रहा है बात समझ में? थोड़ा सा अगर पीछे भी देख लेंगे तो आप वहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट पे हमेशा कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। लिख लिए इसको, चले आगे। एक सवाल और करते हैं, इस बार खुद से बनाना है। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको बनाओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर दिया हुआ है इस बार, उससे पहले एक रिड्यूसिंग था, एक ऑक्सीडाइजिंग का सवाल दे दिया। सेम तरीका है, आपको याद रखना है और बनाना है। कॉपी में आंसर दिखाइए आप लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बुक में सिर्फ एक ही सवाल था, एक और हम बना दिए ऑक्सीडाइजिंग पावर से। और नहीं आ रहा तो दोनों का वैल्यू लिख लीजिएगा, Fe2 प्लस Fe। उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। हाँ, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, सीधा सीधा। हाँ सही है, तुम स्टार्टिंग में तुम सही समझ जाता, फिर एक सप्ताह बाद भूल जाता है तो। ठीक है, बढ़िया है यार, बेइज्जती नहीं कर रहे भाई, तुम्हारा सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी जस्ट पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। यानी जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कर सकते हैं ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बताना? सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? 2.87। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा F2 F-। उसके बाद बताइए 0.77 Fe3 प्लस Fe2 प्लस ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला Ni वाला, क्योंकि माइनस में है बट 2 प्लस माइनस ऐसा है। और लास्ट है आपका Li। इधर से इधर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। कर सकते हैं ना, छोटा सा चीज है, इसको 2 एग्जांपल से आप ध्यान रख सकते हैं। दिक्कत है प्रियांशु? ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब ये वाला वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। कह सकते हैं? या दिक्कत है जागृति? पूछो, अभी जस्ट तो ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो वो पढ़ना होगा, 6-7 का एगो आता है चैप्टर, उसमें खोलो, एगो बच्चा का बुक मांगो और फिर बनाओ। और क्या कर सकता है? आता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, याद है? तो सीखो जाके, थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करना है हाउ टू अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसमें हम क्या कर सकते हैं यार? ये तो सीधा सीधा है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका वैल्यू ज्यादा है तो उसका पावर ज्यादा होगा, ये तो समझ सकते हैं ना। अच्छा, ये वाला में दिक्कत नहीं ना आता है? तो देखो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है तो ऐसा नहीं ना कर देते हैं, जो बड़ा होता है वो साइड करते हैं, 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये वाला चीज होना है भाई। तो यहाँ पे देखिए ना, Fe2 माइनस का सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ऐसा चलेंगे। पूछ रहे यार अब कुछ? 0.77 है ये, और ये 2.87, और ये माइनस 0.25, और ये माइनस 3.05। चलो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म हुआ है यहाँ से। अब दूसरा पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे। बैटरी उटरी वाला पार्ट खत्म हुआ है, थोड़ा और आगे चलेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं, इसको आगे करते हैं। हाँ, अब कंडक्टेंस वाला पार्ट करेंगे, कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, वो सब में आ जाएंगे। ये बैटरी का कंस्ट्रक्शन वाला खत्म हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो सब खत्म हुआ है। इसका पार्ट 2 में चलेंगे, जिसमें आएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, वो सब आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा, ये वाला पार्ट ज्यादा इजी है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस डिनोट किससे करते हैं बताइए? आर से। अब ये सबका डेफिनेशन छोटा छोटा सा एक एक लाइन का लिखेंगे और खत्म करेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है बता सकते हो? अपोज करना। हाँ, अगर मैं वायर में बात करूं तो हर एक वायर में एक कैपेसिटी होता है। अरे वायर में करंट किसकी वजह से चलता है मालूम है? वायर में जो चलता है करंट वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और वो सीधा सीधा चल गया, इसको बीच बीच में रुकावट मिलेगा। अगर कोई गेम खेलते होंगे सुपर मारियो तो ऐसा नहीं आता था, कुछ कुछ रुकावट आ जाता था, तो ये ऊपर जाएगा फिर ऐसे करके जाता है। तो वो जो रुकावट आ रहा है ना, उसी को अंग्रेजी में कहा गया है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में रोकेगा। क्लियर है? देखो बात नहीं करो, इधर सुन लो, तुम लोग याद आ गया वो गेम में। ठीक है, रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या करता है? रोकता है। क्लियर है? हर एक जगह होगा, हर एक वायर का अपना अपना कैपेसिटी होगा। तो इसलिए देखना, दुनिया में हर एक चीज का वायर नहीं बनाया गया है, कुछ ही चीज का वायर बनाया गया है। कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ तो कॉस्टली है उसके कारण भी नहीं बनाया गया। सिल्वर का बना सकते थे लेकिन बहुत कॉस्टली बनाया, कोई काट के लेके चला गया।
बनता तो है पर तुम नहीं ना लगाएंगे हम लोग अपना घर में, ठीक है, वो तुरंत भर में चोरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और वो सब जल्दी टिकेगा भी नहीं, तुरंत भर में पिघल जाएगा यार, ठीक है, इतना वायर को होल्ड भी नहीं कर पाएगा, वो सबका कैपेसिटी नहीं हो पाता है। तो जो सबसे आइडियली है वो सबसे बेस्ट बोलते हैं अभी कॉपर के लिए, जो हम लोग के लिए जनरली यूज भी कर पा रहे हैं, उसमें भी रेसिस्टेंस होगा, बट उसमें क्या बोल सकते हैं, कम रेसिस्टेंस होगा, और उसका तरीका भी होगा। देखिएगा जब आपका अच्छा वायर होता है ना, अभी बताते हैं इसके बारे में, तो देखिएगा एक आता है एल्यूमिनियम का वायर एकदम मोटा सा रहेगा, ऐसा रहेगा, और वही कॉपर का वायर देखिएगा ना तो इतना ही मोटा सा रहेगा, लेकिन इसमें ढेर सारा पतला पतला वायर रहेगा। कोई बता सकते हैं ऐसा पतला पतला वायर इसमें क्यों रहता है? अगर एक ही वायर को काटेंगे ना तो उसमें ढेर सारा पतला पतला वायर निकलेगा। अगर एल्यूमिनियम का वायर लीजिएगा तो एक ही वायर निकलेगा, अगर उसका ऊपर का प्लास्टिक हटाया जाए तो पूरा एक ही दिखेगा। लेकिन भाई अगर कॉपर वाला को हटाइएगा ना तो ढेर सारा वायर मिलेगा, 8-10 वायर मिलेगा पतला पतला सा। कभी देखे होंगे वायर में तो जरूर देखे होंगे कॉपर में। इसके पीछे रीजन है, रेसिस्टेंस को घटाया जाता है। कैसे घटाएंगे अभी बात बताएंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इट इज द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रोकना, it is the hindrance on moving an electron in a conductor। अपोज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक अपोजिशन फैक्टर जैसा काम करेगा, या फिर हिंड्रेंस का मतलब रोकेगा। किसको रोकेगा? तो इलेक्ट्रॉन को बहने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बहने से रोकता है, और उसी फैक्टर का नाम दिया गया है रेसिस्टेंस। ये सब बचपन में पढ़ते होंगे, V = IR। इसमें हम लोगों को कोई खास यूज नहीं है रेसिस्टेंस का, बट इसका अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट हम लोगों को काम में आएगा। यूनिट इसका क्या होता है पता है? ओम, ऐसा करके सिंबल लिखते थे, या फिर आप OHM भी लिख सकते हैं। यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का उसको कहते हैं ओम। और क्या बात किया गया है, जो देखा गया है, देखिए अगर ये वायर लंबा होगा, समझिए अगर ये वायर लंबा होगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी ढेर सारा आते जाएगा। क्लियर है? अगर ये वायर आपका लंबा होगा तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये देखा गया है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। क्लियर है? और अगर इसको मोटा किया गया, अगर रॉड को अगर मोटा कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो छोटा है ना यार, रेसिस्टेंस ऐसा नहीं कभी भी नहीं होगा, लेकिन अब उसको क्या होगा? कम रहेगा। तो जैसे जैसे अगर आप एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या होते जाएगा? रेसिस्टेंस कम होते जाएगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। कभी घर में भी देखना लाइट कटता है ना, और अगर आपका घर में है तो देखिएगा सबसे कोना वाला में या तो पहले लाइट जला, या तो फिर उसके बाद ऐसे आता होगा ना। मान लीजिए आपका लाइट इधर से आ रहा है और आपका घर मान लीजिए यहाँ है, तो पहले देखना लाइट ऐसे आएगा, इधर पहले जला, थोड़ा देर के बाद कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा तब यहाँ पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बताइए वायर क्या है? लंबा है, तो उधर से बहेगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? उसको अपोज करते करते उसका कुछ ना कुछ समय आता है। ये हम ऑब्जर्व किए, अगर अभी के समय में तो बहुत बार लाइट कटता भी है, शाम के समय या रात के समय में देखिएगा ना, तो जिधर साइड से आ रहा होगा पोल से मेन लाइट, तो उसका पहले लाइट जलेगा, फिर जो सबसे लास्ट में होगा उसका थोड़ा लेट से जलता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। और इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? RL/A। कर सकते हैं इसको, दोनों को कंबाइन किए तो L ऊपर रह जाएगा, A नीचे आ जाएगा। इतना लिखो, फिर इसके बाद और बात करते चलते हैं। तो सब छोटा छोटा चीज़ है, ऑलरेडी पढ़े होंगे, बस हम लोगों को जो काम आते चलेगा उसको करते चलेंगे। खेल नहीं करो यार। अब ये आप सभी को जानते होंगे, रेसिस्टेंस का जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? उसका नाम बताओ। अरे मतलब इसको डिनोट करते हैं रो से। हाँ वही बोल रहे हैं, ये रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। हाँ, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रो। रो का नाम क्या है बताइए? रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट बता सकते हैं कोई? ओम पर मीटर। पर मीटर स्क्वायर नहीं, ओम पर मीटर। हाँ ओम पर मीटर, पर केमिस्ट्री में हम लोग छोटा छोटा के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बैटरी बहुत बड़ा बड़ा सा, मीटर में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग सेंटीमीटर में जनरली, सेंटीमीटर में। ठीक है, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखवाएंगे, पर रेसिस्टिविटी को समझते हैं। देखिए कोई यूनिट जो बोल रहे थे, तो यूनिट आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है यूनिट के बारे में। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बताइए? ओम। तो रेसिस्टेंस की जगह ओम डाल दो। रेसिस्टिविटी का नहीं पता है तो रहने दीजिए। लेंथ का यूनिट पता है मीटर होता है, लेकिन हम लोग जब यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो छोटा छोटा यूज करते हैं, तो जनरली आपको किस में मिलेगा? सेंटीमीटर में। तो लेंथ को हम लोग किस में रखेंगे? सेंटीमीटर। और मीटर को भी किस में रखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई बच्चा मीटर में रखा तो ऐसा नहीं कि वो गलत है। क्लियर है?
कर सकते हैं मीटर में भी, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बताइए रो का यूनिट क्या आ जाएगा, रो इधर आ जाएगा और ये सेंटीमीटर ये वो बचा था वो उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ओम सेंटीमीटर, या फिर आप कोई बच्चा बोल सकते हैं ओम मीटर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट आपको आगे का क्लासेस में हेल्प करेगा, तो यूनिट के बारे में भी याद रखिएगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, बाकी आप ओम मीटर बोल सकते हैं। इसको लिख लीजिए और फिर बताओ रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। नहीं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किया गया है, बताओ। नहीं, और बताओ कुछ, बताते हैं हम। ये रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है, रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं है। मैंने क्या बोला, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करिए, जैसे ऐसा मैंने बोल दिया, डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए बोले तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं ना, देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रो आर इंटू ए बाई एल। अरे ए को इधर कर दिए और एल को नीचे कर दिए, तो देखिए रेसिस्टिविटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। देखिए अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी रो का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। मतलब रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर है कब, जब हमारा लेंथ और एरिया दोनों क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। यूनिटी मतलब 1 हो जाए, समझ पा रहे हैं, मतलब एरिया जो रहे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहे और लेंथ कितना रह जाए, 1 सेंटीमीटर। उस केस का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या कहा गया है, रेसिस्टिविटी। कर सकते हैं ना, इस तरह से डिफाइन किया गया है। एरिया और लेंथ को क्या मान लिया है, 1, और 1 आ गया तो देखिए रेसिस्टिविटी किसके बराबर आ गया, रेसिस्टेंस के बराबर। बट कब आया है वो, जब एरिया और लेंथ आपका क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसी को डिफाइन कर लेंगे, लिखेंगे रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड area of a conductor is unity, लेंथ और एरिया जो होगा वो यूनिटी होगा, तो उसी केस के लिए हम लोग कहे हैं रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। एल और ए इक्वल हो जाए, एल का वैल्यू फिर यूनिटी का अगर बात करें, एल और ए का अगर वैल्यू यूनिट 1 हाँ वो भी कर सकते हैं, अगर दोनों का 5 आ जाए और ये भी 5 आ जाए तो हो जाएगा। लेकिन जो डिफाइन किया गया, जो ऑथर लोग चाहे जो बुक में लिखा हुआ है, वो आपका 1 के लिए किया गया, ठीक है। वो सही बात बोल रहा है, ये भी बोल रहा है ना कि अगर एरिया और लेंथ भी बराबर हो जाए उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा, तो वो भी सही बोल रहा है, ऐसा नहीं कि गलत है। मान लीजिए एरिया आ रहा है 5 और लेंथ भी 5, तो बात तो वही हो जाएगा, कट जाएगा, तो कह सकते हैं उसको भी आप सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो डिफाइन किया गया है वो यूनिटी के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज आता है, जैसे हम लोग केबी केएफ जो डिनोट करते थे, तो भी हम लोग 1 मान के करते हैं। थोड़ा एक स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर आपको किसी को डिफाइन करना है तो 1 मान लीजिए, उससे ज्यादा बेटर आ जाता है। पर वो गलत नहीं बोल रहा, वो कर सकते हैं, सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। वो बोल रहा था लेंथ और एरिया बराबर हो गया तब भी तो वही होगा, समझ पा रहे, लेंथ और एरिया का अगर वैल्यू बराबर आ गया तो भी वही हो जाएगा, सही बात है। हटाएं इसको। नेक्स्ट लिखेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जस्ट इसका उल्टा होता है। रेसिस्टेंस क्या करता है, रोकने वाला फैक्टर है, और एक होता है फ्लो करने का, देने का कोशिश करेगा, उस फैक्टर को कहा गया है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है, अब खुश हो जाओ। देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जो डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट करते हैं यार, कुछ बुक्स में जी से कहा है, कोई सी से कह सकते हैं, जी भी कहते हैं, या फिर आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो तुम जिससे भी मन करे, खुद तुम्हारे ही लिए लिख दिया था सी, तुम सी बोल रही थी इसलिए, पर जनरली जो डिनोट करा गया है जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस से। तो कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इट इंडिकेट्स विथ हाउ ईज का मतलब कितनी आसानी से बह सकता है। इट इंडिकेट्स विथ हाउ इज एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन बह सकता है किसी कंडक्टर में, उसी फैक्टर को नाम दिया गया है कंडक्टेंस। और ये याद रखिएगा, ये रेसिप्रोकल होता है, इट इज रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ये उल्टा होता है और इसको डिनोट करेंगे कैसे, G इक्वल्स टू 1/r। कर सकते हैं ना, G इक्वल्स टू 1/r। और G को थोड़ा सा और अगर तोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे बताइए, R का फॉर्मूला याद है, रो इंटू एल बाई ए। तो नीचे में दो टर्म है याद है, ऊपर में भी दो टर्म बनाना होगा, तो ऊपर को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को बीच के साथ, तो क्या आ जाएगा देखो जरा, ए बाई रो इंटू एल। कर सकते हैं, जी की जगह ये लिख सकते हैं। अब उसके साथ साथ देखिए जो 1/रो आ रहा है ना, उसको क्या माना गया, एक नया कांस्टेंट माना गया और उसको क्या बोला गया, कप्पा। और इसको डिनोट करते हैं कप्पा इंटू ए बाई एल। तो जी के लिए कप्पा इंटू ए बाई एल, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। कप्पा को नाम दिया गया है कंडक्टिविटी, कप्पा का वैल्यू कंडक्टिविटी बता रहे हैं अभी, उस पर पहले इतना लिखो तो सही बताते हैं। अरे हम नहीं बता रहे, इसमें है आप लोगों को पढ़ना, ठीक है, ये है, पढ़ेगा तब तो। 1/रो को क्या बोलेंगे, कप्पा। अभी बताएंगे कप्पा के बारे में। कप्पा को कहते हैं कंडक्टिविटी, जिस तरह से रेसिस्टिविटी था ना, उसी तरह से कंडक्टिविटी भी एक फैक्टर है जिसको कप्पा से डिनोट करते हैं। ये वाला बात समझ में आया होगा ना, कैसे आ रहा है वो एक बार देख लेना ताकि दिमाग में रहे। बाकी ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबके बारे में बात करते हैं, थोड़ा उसको ऊपर करते हैं। जी को क्या कहेंगे बताइए, कंडक्टेंस। वाह, अब ये भूल जा रही है, कप्पा को कहेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है, कप्पा को कहेंगे कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इनवर्सली या रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। 1/रो को ही क्या कह रहे हैं, कप्पा। ए को कहेंगे एरिया और एल को कहेंगे लेंथ। और वो फॉर्मूला याद रखिएगा, जी बराबर कप्पा इंटू ए बाई एल। अब कोई बोल दे कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है, तो बताओ कैसे करेंगे। एरिया और लेंथ को क्या मान लेंगे, 1। तो कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टिविटी के बराबर, ठीक है। अच्छा यूनिट बताइए जरा भाई, अच्छा कंडक्टेंस का यूनिट बताइए, यानी जी का यूनिट बताओ तो पहले। जी मतलब सही से लिखना यार, फिर बोलेगा गलती गलती लिखवा दिया है, ठीक है। बताओ भाई, जी का यूनिट बताइए। हाँ, कप्पा हर जगह नहीं, बुला लो उसको। क्या, वो मीटर स्क्वायर। बा, और कोई बोलो, तो सब गधा है क्या तुम लोग। देखो जी इक्वल्स टू 1/r लिखा हुआ है ना यार, यूनिट तो बहुत आसान है। 1 के जगह 1, रो के जगह रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसको क्या कह सकते हैं, 1/ओम। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ओम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ओम का पावर -1, या फिर ओम इनवर्स को ही नाम दिया गया है साइमन, एस से डिनोट करते हैं साइमन। हाँ ठीक है, एस खाली बोल दो वही हो जाएगा। एस ज्यादा यूज होगा, ये बार बार बता रहा हूं, तो एस को भी ध्यान रखिएगा। तो कोई पूछे जी का यूनिट क्या होता है, तो ये सब होता है 1/ओम, ओम इनवर्स या फिर साइमन। महो ये सब होता है, बट कोई जरूरत नहीं हो सकता। SIEMEN साइमन है। कप्पा का यूनिट बताओ भाई। ओम इनवर्स इंटू मीटर। अरे देखो कप्पा का लिख सकते हैं 1/रो, और रो का यूनिट देखिए अभी जस्ट पढ़ाए होंगे, ओम सेंटीमीटर था ना, पढ़े थे ना यार अभी जस्ट। ये देखिए रो का यूनिट ओम सेंटीमीटर, इसलिए बोल रहा था ध्यान रखिए। रो का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, हम सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो देखिए ओम सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे 1/ओम, तो 1/ओम को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, और इसकी जगह सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन, तो ज्यादा यूज होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो याद रखिएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट है रेसिस्टिव सॉरी कंडक्टिविटी का यार। कप्पा का जो यूनिट है वो यही है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट को आपको बैठ के रट्टा मारना होगा, या फिर आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। डिराइव एग्जाम में आप लोग गलती ही करिएगा, इसलिए याद ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो तुम लोग कर ही रहा है। कोई बोलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, तो वो गलत हो जाएगा ना भाई। हाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं, बट कोई नहीं बोला था तुम लोग। कंडक्टिविटी का लास्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट ही में हम लोग पढ़ेंगे मूलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक के सब के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर अभी डिफाइन कर दीजिए कंडक्टिविटी को, ये बहुत इजी सा पार्ट है भाई, ये सब सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपका अपने आप बन जाएगा। कंडक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, जिस तरह से रेसिस्टिविटी को डिफाइन किए थे। देखिए जी का फॉर्मूला क्या था, कप्पा इंटू ए बाई एल। अगर यहाँ पे बताइए लेंथ और एरिया दोनों का वैल्यू को हम लोग 1 मान लिए, तो
फिर से वही यूनिटी मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, जी किसके बराबर आ जाएगा, कप्पा के बराबर। तो बेसिकली कंडक्टिविटी कुछ और नहीं, कंडक्टेंस है जब लेंथ और एरिया क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है इसमें। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, it is equal to the conductance when length and area are unity। ठीक है, कभी काल आपका एक आध नंबर में सवाल पूछ देता है तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका कंडक्टेंस के बराबर होगा जब लेंथ और एरिया यूनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि इसके बाद आपका फिजिक्स भी है, मोलर कंडक्टिविटी सबके बारे में नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आप रिवीजन करते चलिएगा, आपको बनते जाएगा। अब इसी को बैठ के नहीं रटेंगे तो फिर नेक्स्ट में आएगा ना तो वो सब इसका यूज करेगा, यूनिट का भी यूज होगा। तो आप कुछ नहीं तो यूनिट जरूर याद रखिएगा और फॉर्मूला। और वो याद करने का तरीका क्या है, देखिए कोई भी चीज अगर याद करते हैं ना तो उसकी जगह एक जगह लिख लीजिए, एक छोटा सा ऐसा बॉक्स बना लीजिए कीजिए और आज का क्लास को सब लिख लिया कीजिए। बोर्ड पे देखो भाई, बात नहीं करो। आर इक्वल्स टू हम लोग क्या बोले थे, रो इनटू एल बाई ए हो गया। अगर इसका यूनिट का बात करेंगे, यूनिट का आर का तो क्या आता है, ओम, खत्म। और रो का अगर कोई पूछे तो रो का क्या लिखेंगे बताइए, आर इंटू ए बाई एल। अरे ऊपर ऐसे ही कर लिए हैं, आर इंटू ए बाई एल, और इसका यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद जी के लिए बात कर रहे थे तो जी का यूनिट, जी आया था कप्पा इंटू ए बाई एल, और इसका यूनिट क्या आया था, साइमन। और फिर लास्ट अभी बात किए थे तो कप्पा, कप्पा किसके बराबर था, 1 बाई रो के बराबर था, और इसको कहते थे हमका, इसका यूनिट क्या था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से छोटा सा बना लिया कीजिए, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ नहीं पाएंगे ना, वो कैसे आया है कहाँ से आया वो बताया गया। तो कहीं पे भी दिक्कत आता है उसको एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए और उसको लिख लिया कीजिए, इससे तुरंत रटने में समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लिया कीजिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, इतना ही काफी है। ठीक है, धन्यवाद।